नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। चुनाव के परिणाम आने के बाद मीटिंग का दौर चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मीटिंग कर रही है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के नेता अलग अलग खेमों में बटे हुए मीटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग एनडीए की है, यानी कि सहयोगी पार्टियों के साथ और अपने नेताओं के साथ बैठक चल रही है और उसके साथ एक नई रणनीति भी बनाई जा रही है। आगे क्या करना है उसके लिए आरएसएस के नेताओं के साथ भी बैठक चल रही है, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के नेताओं के बीच कलह पसरा हुआ है। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी टेंशन में इस बात को लेकर हैं कि जिस इंडी अलायंस की बात हम मंच पर घूम घूम कर करते रहे, वो इंडी अलायंस कहां है। अचानक से ये इंडी अलायंस के नेता कांग्रेस को छोड़कर अपने अपने घरों पे, अपने अपने आवास पे अलग अलग गुटों में बैठकें क्यों कर रहे हैं और कांग्रेस को धमकियां क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी और इसलिए इन लोगों को लगा था कि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीटें इंडी अलायंस में है, तो सभी पार्टियों पर दबाव बनाएंगे कि अब राहुल गांधी को अपना नेता चुन लें। लेकिन ये जो बैठकें हो रही है उससे परेशानी विपक्षी पार्टियों की है और कैसे राहुल गांधी को 78 से ज्यादा सांसदों ने चेतावनी दी है, नेता आपको नहीं मानेंगे। 4 दल उसमें शामिल हैं और 4 दलों के बीच कैसे अलग अलग जगहों पर बैठकें चली है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग चली, रात भर जिस तरीके से अलग अलग मीटिंगों के दौर में प्लान बनते रहे, उसमें अंतिम तौर पर अमित शाह ने एक ऐसा प्लान दिया है जिससे पीएम मोदी गदगद हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि ये जो बीच में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जा रही थी कि नहीं, अब तो मोदी को झुका देंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मिलकर मोदी को दबाए रखेंगे, डिमांड रख लेंगे और ऐसी डिमांड रखेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हो और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से अपने आप को हटाने की बात करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो बड़े मुद्दे उठाए हैं और जैसे विचारधारा के साथ हिंदुस्तान में राजनीति को एक नई दिशा दी है, उस विचारधारा से मोड़ लेंगे और फिर इनको भी वैसे ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तथाकथित सेकुलर पार्टियों जैसी बना देंगे। इस बात की थोड़ी सी चिंता थी क्योंकि पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शपथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन सरकार आगे कैसे चलेगी और सरकार पर कैसे दबाव बनाया जा सकता है, इस बात को लेकर थोड़ी सी टेंशन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी थी और उसको लेकर पीएम मोदी को भी लग रहा था कि हमने विकसित भारत की बात की है, हमने ये जातीय राजनीति की बात नहीं की है, हमने यूसीसी का एक मॉडल बनाया है कि कैसे हम अगले कार्यकाल में यूसीसी ला सकते हैं, हमने ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को औकात बताई है, हमने जो हिंदुत्व का नया तरीका हिंदुस्तान में लाया है जिसमें प्रधानमंत्री या फिर संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री, दूसरे नेता, ये सब अपने धर्म का खुलकर प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर मंदिरों में जा सकते हैं। इस नई विचारधारा को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हमें मजबूती मिलनी चाहिए और इसी बात के लिए पहले तो सहयोगी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने, उनके मन की बात टटोलने के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई थी और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप इस बात के लिए प्लान बनाएं कि अगर जरूरत पड़े हमें अपने मुद्दों को फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए, अगर यूसीसी लाना हो तो संसद में हम क्या कर सकते हैं, अगर इन मुद्दों पर ये जो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार हमें धोखा देते हैं तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, इन सारी चीजों की प्लानिंग बताइए।
और इस प्लानिंग में अमित शाह ने एक नया प्लान बनाया और पीएम मोदी को दिया। पीएम मोदी गदगद हो गए कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है, हम अपने उन्हीं मुद्दों पर टिके रहेंगे जो कि पिछले 10 साल से चला रहे थे। मजबूत सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार के ऊपर उसी तरह से अंकुश लगेगा, छापेमारी वैसे ही होगी, इन चोर डकैत नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा, सारे मामले सामने लाए जाएंगे, चाहे किसी पार्टी को दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो। तो सबसे पहले नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही थी कि अगर नीतीश कुमार, जो कि सबसे ज्यादा राजनीति में इधर से उधर होने के लिए मशहूर हो चुके हैं, इनको तो पलटू राम की संज्ञा दी गई है, तो इन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। और उसी को लेकर अमित शाह ने जो बताया कि बिहार और दिल्ली, ये दोनों की राजनीति को एक साथ देखना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की दया से मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद के लिए कभी नेगोशिएट नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार वहां पर भारतीय जनता पार्टी से आधी सीटें लेकर आए थे। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, फिर भी भाजपा से आधी सीटें उनके पास थी और भारतीय जनता पार्टी ने कोई ब्लैकमेलिंग, बार्गेनिंग नहीं की, सीधे तौर पर मान लिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और उसके बावजूद नीतीश कुमार ने कुछ समय के बाद राजद के साथ जाने का फैसला किया। वहां पर उनको जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन मिला, उसके बाद फिर से उन्होंने वापसी की। अब दोनों के अंतर को समझिए। नीतीश कुमार का फ्यूचर क्या है? नीतीश कुमार क्या फिर से इंडी अलायंस में जा सकते हैं? अगर इंडी अलायंस में जाते हैं तो क्या स्थिति होगी? सबसे पहले तो स्थिति राजद के साथ इनको फिर से वापसी करने में है, क्योंकि अगर केंद्र में वो 12 सांसद उनके पास हैं, उनका समर्थन नहीं देते मोदी सरकार को, अगर डिमांड करते हैं और सरकार है जो माना कर देती है कि हम आपकी डिमांड नहीं मानेंगे, नीतीश कुमार अगर बाहर होते हैं तो क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर एक मोरल प्रेशर तो है और इस बात का है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से यहां मुख्यमंत्री बने हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई बड़ी डिमांड आपके सामने नहीं रखी। और दूसरी बात, पिछली बार जब आपने कोई मंत्रालय नहीं लिया था, नाराजगी थोड़ी थी मंत्रालय को लेकर, फिर भी आपको डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट दिया गया राज्यसभा में, और आपने जब समर्थन वापस ले लिया और फिर बिहार में आपने गठबंधन बदल लिया, फिर भी हरिवंश को किसी तरीके से राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर से हटाया नहीं गया, डिप्टी चेयरमैन पर बनाए रखा गया। और इसलिए यह मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ कभी गलत नहीं किया है। दूसरी बात, आप अपनी बात बताइए। जो मजबूरी नीतीश कुमार की है वो सबसे बड़ी ये है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व के साथ रहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का दबाव उनके ऊपर रहता है। अगर किसी दूसरे नेता ने, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट लीडर है या फिर सम्राट चौधरी जैसे नेता ने नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, तो यहां से अमित शाह, नरेंद्र मोदी उस नेता को दबा सकते हैं, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बेलगाम भारतीय जनता पार्टी का स्टेट लीडरशिप नहीं हो सकता, नीतीश को बेइज्जत नहीं कर सकता, नीतीश के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए ये एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण उनके पास विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब रहते हैं तो सम्मानजनक तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। दूसरी बात, अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल खुद ही एक बिहार की पार्टी है और वहां पर उनके साथ समस्या यह है कि बिहार की पार्टी, दोनों का इंटरेस्ट बिहार ही है, बिहार से बाहर इनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं है। तो ऐसे में बिहार के इंटरेस्ट में लालू प्रसाद यादव हमेशा ये सोचते रहे हैं नीतीश को दबाओ, तेजस्वी को उभारो, और तेजस्वी को उभारने के लिए जरूरी है कि उनको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। सरकार के उपलब्धियों का श्रेय नीतीश कुमार के बदले तेजस्वी यादव को दी जाए। जैसे पिछले दिनों जब बिहार में वैकेंसी निकली, टीचर के पद पर बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हुई, तो यह सारा श्रेय राजद ने तेजस्वी यादव को देने की कोशिश की और कहा कि देखिए नीतीश कुमार तो इतने समय तक मुख्यमंत्री थे, आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकाली थी, ये तेजस्वी यादव के दबाव के कारण हुआ है। इसलिए कभी भी
अगर राजद के नेता बेलगाम होते हैं, जैसे पिछली बार जब नीतीश कुमार राजद के साथ थे तो कई ऐसे नेता थे जिसमें सुधाकर सिंह जैसे नेता थे जो नीतीश कुमार पर बराबर आरोप लगाते थे, और वो जगदानंद सिंह के बेटा हैं जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजद के। ऐसे में उस स्थिति में कोई भी ऐसा नेतृत्व करने वाला बड़ा नेता नहीं है राजद के पास बिहार के अलावा, जो कि उन लोगों पर दबाव बना सके कि नीतीश कुमार के साथ सॉफ्ट तरीके से रहो, ज्यादा बदतमीजी न करो, क्योंकि इन लोगों का जो पूरी जिम्मेदारी होती है, इन लोगों की लॉयल्टी जो है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के प्रति है, तेजस्वी यादव के प्रति है, और उससे ऊपर कोई है ही नहीं। अब जब वही बेलगाम होगा तो कोई और क्या कर सकता है। ये बड़ी मजबूरी है नीतीश कुमार के साथ कि वो गठबंधन बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी बात एक और कि अगर वो नीतीश कुमार ये चाहते भी हैं कि इंडी अलायंस की तरफ चले जाएं, उनको कोई बड़ी भूमिका तो इंडिया अलायंस में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर बाय द वे ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसके लिए भी एक बड़ा प्लान है। क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं उसमें से 3 से 4 सांसद ही ऐसे हैं नीतीश कुमार के साथ जिनके ऊपर उनको भरोसा है, जिनके साथ उन्होंने कोर कमेटी की मीटिंग की थी कि हम भारतीय जनता पार्टी से कैसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। इसलिए यह तय माना जा रहा है, अमित शाह ने आश्वस्त किया कि अगर इतनी परेशानियों के बावजूद जिस दिन नीतीश कुमार पाला बदलने की कोशिश करेंगे तो मंत्री ही बनाना है तो 3 मंत्री बनाएंगे और 8 नेता साथ में आएंगे, यानी कि 2/3 सांसद जनता दल यूनाइटेड के टूट जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास उन्हें रोके रखने का कोई भी ऐसा उपाय विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा के चुनाव में इतने मेहनत के बावजूद केवल 4 सीटें जीत पाई है, जबकि 3 सीटें तो कांग्रेस भी जीत गई है। स्ट्राइक रेट राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा चुनाव में बहुत ही कमजोर है। विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उसमें नीतीश कुमार और राजद ये दोनों अगर साथ में चुनाव लड़े तो उसमें भी नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट और कम हो जाएगा। राजद चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे पास हो, और इसलिए ऐसी स्थिति में ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद ये जानते हैं कि अगर इस बार पलटी मारे तो फिर हमारा राजनीतिक कैरियर नहीं बचेगा। उससे बेहतर होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट जुड़ो। अगर राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो जीत की 0 संभावना दिखाई पड़ेगी। मतलब नीतीश कुमार अब इधर से उधर डिमांड के लिए नहीं जा सकते। साथ ही अगर नीतीश कुमार जाते भी हैं, और ये जो बार बार कहा गया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों ही बाहर चले जाएंगे, ये संभावनाएं 0.5% है। इस संभावना पर मत जाइए, क्योंकि दोनों के दोनों ऐसे जुड़े हुए नहीं हैं कि अपना स्वार्थ उनके पास नहीं है। दोनों के दोनों एक ही साथ चले जाएंगे, और बाय द वे अगर एक साथ चले भी गए तो वैसी स्थिति में भी हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद तो विद्रोही हो गए ही। चंद्रबाबू नायडू और इन दोनों के जाने के बाद हमारे पास 264 सांसदों का समर्थन रहेगा। हमें 9 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अगर नीतीश कुमार की पार्टी टूटती है, यानी कि सांसद आते हैं 8 सांसद 7 सांसद, तो बड़ी बात है। साथ में वाईआरसीपी भी समर्थन देने के लिए तैयार है, 4 सांसद उसके पास है। बहुमत तो कहीं नहीं गया। और फिर इंडिपेंडेंट जो सांसद हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां एक जो सांसदों वाली पार्टियां हैं, जैसे हनुमान बेनीवाल राजस्थान में पहले मोदी सरकार के साथ थे, राजस्थान के चुनाव में वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े और उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने समर्थन दे दिया। जैसे भारतीय आदिवासी पार्टी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर बनी है, ये पार्टी भी मोदी सरकार के साथ है। मतलब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसी भी मुद्दे पर नायडू और नीतीश कुमार बार्गेन कर सकते हैं। हमने सारे दरवाजे बंद रखे हैं इन लोगों के लिए, जो देंगे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि सम्मानजनक तरीका हम लोगों ने 2014 के बाद भी रखा था, जब हमारे पास
इतनी सीटें थी कि इन लोगों को एक भी मंत्रालय न दिया जाए, फिर भी हमने 1 सांसद वाले, 2 सांसद वाले, यहां तक कि 0 सांसद वाले को भी मंत्री बनाया। जैसे रामलाल अठावले की बात है, रामदास अठावले जो हैं वो अभी एक भी सांसद उनका नहीं है, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जाते हैं, फिर भी उनको, अठावले को सीधे मंत्री बनाया जाता है। और ये एनडीए की मजबूती है, विश्वास हमने जताया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए इंडी अलायंस की, इंडी अलायंस में चल क्या रहा है। वहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद क्या होता है, राहुल गांधी को नेता बनाने की बात होती है, चर्चा जैसे ही होती है, उसके बाद विपक्ष के 4 पार्टियों के नेता नाराज हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस, जो बाहर थी, अंदर मीटिंग में नहीं थी, और जब यह बात सुनी, ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ इशारा किया। ये कैसा इगोइस्टिक आदमी है, इस तो हमारे मैसेज का भी जवाब नहीं देता है। और साथ में उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और नेता डेरेक ओब्रायन को दिल्ली में मीटिंग करने के लिए कह दिया। अखिलेश यादव से दोनों की मुलाकात हुई। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को सीधे कहा कि देखो, आप चंद्रबाबू नायडू से बात करो, हम ये कांग्रेस के वर्चस्व के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी हमें निगलने की कोशिश में रहती है। आप देख लो, जब हमने पश्चिम बंगाल में इनके साथ गठबंधन की बात की, कहा 2 सीट ले लो, 3 सीट ले लो, तो ये ऐसे महत्वाकांक्षी हो गए कि जैसे 50% पर बातचीत होगी, कम्युनिस्टों के साथ भी गठबंधन, हमारे साथ भी गठबंधन, और हमें निगलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब 1 सीट पर बंगाल में इन लोगों को संतोष करना पड़ रहा है, इसलिए आप इनिशिएट करो। अखिलेश यादव के साथ बातचीत हुई, फिर आम आदमी पार्टी भी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात करने के लिए राघव चड्ढा, संजय सिंह को भेज दिया। इन लोगों के बीच बातचीत हुई और साथ में संजय राउत के घर पर भी इन लोगों ने बात की। यानी ये 4 पार्टियां, आम आदमी पार्टी के 3 सांसद हैं, संजय राउत के मतलब जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसके 9 सांसद हैं, और उधर तृणमूल कांग्रेस के 29 और 37 सपा के 78 सांसद ये लोग अपना जोड़ के रखे हैं। और अभी ये लोग मुंबई गए हैं उद्धव ठाकरे से बातचीत करने के लिए कि राहुल गांधी को उसकी औकात बताना पड़ेगा कि आप, ऐसा नहीं है कि 150-200 सांसदों के साथ बैठे हो जिसके कारण हम आपके पीछे पीछे चले। आपको नेता नहीं बनना चाहिए, नेता मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्षेत्रीय पार्टियों ने आपको चुनाव जिताया है, आपके कारण कांग्रेस को 99 सीटें नहीं मिली है, इसलिए भगदड़ तो विपक्षी पार्टियों में बना हुआ है। और ये 78 सांसद राहुल गांधी को चेतावनी दे रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, बल्कि हम अपने अपने नेताओं के साथ हैं। इसलिए दोनों पक्ष की स्थितियों को समझिए। एनडीए एकजुट है क्योंकि शाह के पास एक अल्टरनेटिव प्लान है, और विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस कमजोर, पिलपिला और टूटने को तैयार है क्योंकि इसके सारे नेताओं का अपना इंटरेस्ट है, किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, ये एकजुट हो ही नहीं पा रहे हैं। और इसलिए मोदी फिर से पहले से भी ज्यादा मजबूत तरीके से अपने जितने पिछले के काम बचे हुए हैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। बड़े बिल आएंगे, जुडिशियल रिफॉर्म होंगे और ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिसके बाद इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमने ये जो खुशियां मनाई थी 2 दिनों तक, वो अब मातम में तब्दील हो चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।